फिर अब ये शोर है कि मिसाइल काफ़ी ज़्यादा ईरान के पास मौजूद हैं, और फिर ये भी चर्चा कोई हो रही है कि ईरान एटमी पावर बन भी चुका है लेकिन फिलहाल अनाउंस नहीं किया गया। और फिर हमने देखा जो आलमी माहिदा है उससे भी दस्तबरदार होने का जो ऐलान किया गया था और फिर खत भी लिखा गया था यूनाइटेड नेशन को। तो इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है ईरान की जो पोजीशन है खासतौर पर यूरेनियम अफजूदगी को लेके, वो कहां पे खड़ा है ईरान? देखिए, अफजूदगी का जो इंफॉर्मेशन है वो 60% तक तो उसने खुद उसको ऑन किया था कि उसने वो सलाहियत हासिल कर ली है, मगर वो उससे आगे और जौहरी हथियार बनाने की स्टेज तक नहीं पहुंचा। वो अभी भी एनपीटी का मेंबर है, उसने उसको रिनाउंस नहीं किया। और ये कहना कि उसने वो इस्तेदाद हासिल कर ली थी या छुपाई हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त है। हाँ, ये हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसा फिसाइल मटेरियल हो जिस पे कुछ खदशात हों कि उसको थोड़े दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद उसको क्विक अफसूदगी के बाद उस लेवल पे ले जाएं कि कोई डर्टी बॉम्ब टाइप ऑप्शन हो जाए। मगर उसके लिए भी बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, कोल्ड टेस्टिंग, मिनीचराइजेशन, उसके बाद मिसाइल के साथ इंटीग्रेशन। मेरा नहीं ख्याल कि दे आर देयर येट। और अब जो इसके पास अपने मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स 3000 के लगभग कोई उसका एस्टिमेट था ओपन सोर्सेज से। और देखिए कि अब 100 30 40 उनकी टुकड़ियों में ये अब मिसाइल जा रहे हैं ईरान से, और 90% तक तो वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। तो 10% जो आगे जाते हैं उसमें से कितना डैमेज होता है और कब तक ये मिसाइल्स को ये इसके साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कितने मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, कितना तूल पकड़ता है ये सारा जो मार्का। और इसमें जब वो मिसाइल का स्टॉक पाइल खत्म हो जाएगा तो फिर क्या ऑप्शन रह जाएगी उनके पास। तो ये महदूद ऑप्शंस हैं ईरान के पास। मगर कॉम्प्लिकेटेड मोज़ाइक इसलिए है कि जो दीगर कुव्वतें हैं, आज प्रेसिडेंट चाइना, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था बड़ा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे जा सकती है। तो इसका मतलब है कि वो भी बगौर जायजा ले रहे हैं और अपना किरदार वक्त आने पे अदा करेंगे। मे बी वो उस वक्त इसमें किरदार अदा करें जब मामला एक बहुत यूरेनियम की जो ताबकारी है, बंकर बस्टर बॉम्ब से कोई डैमेज हो तो उसमें खित्ते में ताबकारी का भी खतरा है। और बूट्स ऑन ग्राउंड का अगर ऑप्शन आएगा तो उसके लिए तो चाइना खुश नहीं होगा। तो वो ऑप्शन रुकवाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकलवाने की कोशिश की जाएगी, मगर क्या उस पर ईरानी क़यादत राजी हो जाएगी और किस कीमत पे राजी होगी और उसकी बाद में उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोज़ाइक है जिसमें क्रिस्टल बॉल गेजिंग इस वक्त करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। और आपने ये भी कहा कि ईरान के पास ऑप्शन बड़े कम है। उस्मान शाही साहब, आपकी जानिब आऊँगा। दोनों मेहमानान गिरामी जो थे हमारे, उन्होंने ये कहा ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो अमेरिका है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपसे ये सवाल कि अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो फिर कितनी हद तक ये जंग जो बढ़ेगी, यकीनी तौर पर बढ़नी तो है, कितना आप इसको लंबा समझते हैं? और दूसरा आपसे ये भी मुझे जानना है कि फिर जो रूस और ख़ास तौर पर चीन का किरदार होगा वो कहाँ खड़े होंगे और खित्ते की सूरत हाल क्या फिर किस तरह से डेवलप होगी? डोनाल्ड ट्रंप शुरू से लेके अब तक जो है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी जो है वो क्रिएट करके उन्होंने मिक्स सिग्नल दिए हैं। और ये मैडमैन थ्योरी जो रिचर्ड निक्सन के जमाने में थी, जब म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन जो अपना थी उसको मेक श्योर दोनों एंड से अपना किया गया था, सोवियत यूनियन और दूसरा अमेरिका की जानिब से। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी पे ही काम कर रहे हैं कि इर्रेशनल एक्टर के तौर पे अपने आप को पोस्चर दुनिया को शो कर रहे हैं और स्पेशली मैसेज दे रहे हैं तेहरान को है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सरेंडर कर दें और सरेंडर की नेचर नहीं बता रहे, और दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि डियागो गार्शिया के अंदर B-2 तैयारे पहुंच चुके हुए हैं और इस वक्त अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके मिडल ईस्ट के करीब आ चुका हुआ है और वो स्ट्राइक ग्रुप जो है वो उसके ऊपर ही मौजूद है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक भी मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा, कल भी हमने देखा जो मीटिंग उन्होंने कंडक्ट की अपनी नेशनल सिक्योरिटी की, वो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी के ऊपर है। क्योंकि उनकी जो फैन बेस है अमेरिका में वो भी जो है इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज कर रही है कि आप किसी सूरत में इसका हिस्सा ना बने। जबकि जो लॉबी है कांग्रेस के अंदर इजराइल की, वो कोशिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जल्दी से जल्दी डिसीजन लें और वॉर के अंदर जो है एक फरीक बन जाएं। और यही चाहते हैं नेतन्याहू भी है। नेतन्याहू का 20 साल पुराना ख्वाब है। यही टॉप नॉच स्कॉलर जो है अमेरिका के, हम देखते हैं जेफरी सेक्स कहते हैं वहां पे, उसके अलावा रॉबर्ट पेप हो गए वो कहते हैं, जॉन मेशिमर कहते हैं इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में जो ऑप्शन है दूसरे एंड के ऊपर ईरान के पास वो बड़ी लिमिटेड है उनके पास है। या तो वो रूट ब्लॉक कर सकते हैं वहां के ऊपर, हम देखते हैं जो 20% तेल की रसदगाह है वहां के ऊपर उसको चोक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इतना ज्यादा शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा।
जो पहले बात की हमारे फेलो पैनलिस्ट में, उसमें मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल बात यह है कि जो चाइना है और रशिया है, अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले रॉयटर्स क्लेम कर रहा है कि रशिया ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि आप किसी सूरत के अंदर मिलिट्री असिस्टेंस नहीं दें इसराइल को, नहीं तो ये वॉर जो है ये स्पाइरल आउट करके रीजन के अंदर जो है मजीद डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करेगी। और इस वक्त चूंकि वो ओवर स्ट्रेच्ड हैं, हम देखते हैं रशिया को, लेकिन माजी के अंदर उन्होंने सीरिया के अंदर S-300 मिसाइल जो है उनका डिफेंस सिस्टम भेज दिया था 2018 के अंदर है। लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से मुझे लगता है वो इस वक्त भी थोड़ा सा बैक ऑफ कर रहे हैं इस हवाले से। नो डाउट वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रवां साल के शुरू में उन्होंने मुआहदा किया, लेकिन उसकी नौयत फौजी नहीं थी। दूसरे एंड पे चाइना को हम देखते हैं कि ये दोनों कंट्री IAEA के अंदर भी हम वीटो कर रहे हैं, जो उनसे मुतालिक 11 जून की करारदाद थी, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं तमाम पॉसिबिलिटी को। लेकिन यहाँ पे भी चाइना जो है हम देखते हैं कि वो इस वक्त वहां के ऊपर भी ऑप्शन जो है वो जेरे गौर है। लेकिन मेरा ख्याल है चाइना किसी सूरत में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहेगा फौजी नौयत की, जबकि उसका एनर्जी सेक्टर उसको डेंट पहुंचेगा अगर रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और कोई रजीम ऐसा आता है जो कि चाइना के फेवर में नहीं, तो उनका BRI प्रोजेक्ट्स उसका लिंगर ऑन होने का खतरा है और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके एंड के ऊपर भी काफी ज्यादा जो आप कह लें कि तशवीश है इस सूरत हाल को लेकिन उस्मान, अगर ये सारी सूरत हाल होती भी है जिस तरह आप कह रहे हैं कि चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और रशिया भी ऑब्वियसली हमने देखा कि यूक्रेन वॉर उनके भी वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में अगर फिर ये अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो, और हम दूसरी ये भी बात करें कि ईरान के पास ऑप्शंस भी काफी महदूद हैं, तो फिर किस तरह से कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस सारी सूरत हाल में आएगा और इसको कूल डाउन करेगा आगे? इस तरह वरना नुकसान तो सबका ही होगा फिर। मेरे ख्याल में अमेरिका के अलावा प्रैक्टिकली अभी कोई दूसरा मुल्क नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो हम देखते हैं मीनिंगफुल पुश नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी कह दिया एयरफोर्स 1 तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कि हम जंग बंदी नहीं चाहते। और ये आयरॉनिक सिचुएशन है, एक ऐसी दुनिया जो मॉरल बैंकरप्सी का शिकार है और जिसके अंदर हम देखते हैं नॉर्म्स लेडन जो फ्रेमवर्क था वो अपना काम नहीं कर रहा। इसी महीने के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदी लगा दी ICC के जजेस के ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी भी सूरत के अंदर मुज़ाकरात की मेज के ऊपर है, जबकि तेहरान बार बार सिग्नल दे रहा है कि एक फोन कॉल से ये मसला हल हो सकता है। और वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हुए थे। इसी नेतन्याहू ने 2018 के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर सैबोटाज किया वो JCPO को, और अभी भी जबकि 6ठा राउंड स्टार्ट होने वाला था और वो करीब पहुंच चुके हुए थे। इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रहा है कि तीसरी और चौथी जो अपना उनकी मुलाकातें थी उसके बाद हालात उस जगह पे आ चुके हुए थे कि ईरानियन जो हैं काफी हद तक कंप्रोमाइज कर चुके थे। लेकिन सैबोटाज किया, तमाम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के जो पैथवेज हैं उसको रोकने के लिए नेतन्याहू ने अटैक कर दिया। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे किसी सूरत के अंदर कोई समझौता दोबारा से तय पा जाए। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कोई समझौता यहाँ पे दोबारा हो। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।